अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और आज फिर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इस बार परवेज़ इलाही साहब, जिनके खिलाफ 2 अटैम्प्ट्स जो इस वक्त हैं वो नाकाम रही थी। आज परवेज़ इलाही साहब घर से निकले, गाड़ी में मौजूद थे, उनके साथ उनका ड्राइवर, उनका बेटा रासिक इलाही और उनकी बहन साथ मौजूद थे गाड़ी में। उस गाड़ी को 5 कहते हैं, गाड़ियाँ आगे पीछे जल रही थी। उनका पूरा एक एंटोराज था जिसको रोका गया। फिर उसके बाद ड्रिलिंग मशीन से, क्योंकि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, तो ड्रिलिंग मशीन से उसके अंदर होल करके फिर उसका शीशा तोड़ा गया, उनको बाहर निकाला गया। अब हम ये बात तो करते हैं कि बड़ी ज़्यादती है एक 77 ईयर्स के आदमी के साथ इस तरह से पकड़ धकड़ करना, लेकिन अगर उनके खिलाफ इतने केसेस हैं, जो अहमद खान भट्टी साहब जो उनके अपने बंदे हैं, वो जब तहवील में हैं और वो फर तोते की तरह सब उनकी कहानियाँ बता रहे हैं, करप्शन की दास्तानें हैं, अभी केसेस हैं, आपको अदालत बार बार बुला रही है, आप ज़मानत ले रहे हैं, कभी छुप रहे हैं और इस वक्त तक इनकी ज़मानत मनसूख है, तो क्या ये अच्छा होता कि परवेज़ इलाही साहब खुद अपनी गिरफ्तारी दे देते, क्योंकि बड़ा एक अच्छा जेस्चर माना जाता। लेकिन जाहिर है अगर आप लॉक नहीं खोलेंगे, शीशा नीचे नहीं करेंगे, पुलिस के रोकने पर रुकेंगे नहीं, तो फिर तो मामलात हाथ से निकलते हुए नज़र आते हैं। अब जाहिर है कि ज़्यादती वहाँ से भी है, लेकिन ज़्यादती तो यहाँ भी है कि जब आपको अदालत और कानून की कोई पास ना रहे। तो ये परवेज़ इलाही साहब के लिए एक अनफॉर्चुनेट मोमेंट है, लेकिन मोनिस इलाही साहब अपने ट्विटर अकाउंट पर बड़े एक्टिवली ये लिख रहे हैं कि वो अब तक इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। अब ये जो पार्टी के रहनुमा हैं, जो चेयरमैन हैं PTI के, अब उनके खिलाफ एक बड़ा सीरियस क्रैकडाउन हो रहा है और अब पता नहीं और कितने लोगों की कुर्बानियाँ देंगे या लेंगे और कब अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करेंगे, ये देखना अब अहम होगा। लेकिन जाहिर है हमें रोज़ बताया जाता है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से इनकी तहकीकात होंगी, इनको पकड़ा जाएगा, इनके खिलाफ बड़े सबूत हैं। एक तवातर से हमें ये बार बार बताया जा रहा है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। साथ साथ हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और वहाँ पर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल 2023 है वो पेश किया गया था, तो इसके ऊपर स्टे था। आज उसी के ऊपर बहस हुई। आज सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अवान साहब जो अटॉर्नी जनरल हैं वो पेश हुए और उन्होंने कहा हुकूमत वक्त चाहती है कि देखना चाहती है कि इसको रिव्यू किया जाए और कोई चीज़ जो हामिनी में नहीं है कानून के साथ उसको चेंज किया जाए। उन्होंने कहा कि लॉ को वापस भेज दिया जाए, वो एक्ट जो है उनको वापस इसी फॉर्म में वापस पार्लियामेंट में भेज दिया जाए मशावरत के लिए और रिव्यू के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने तरीके से करेंगे कार्रवाई, आप अपने तरीके से करिए, देखते हैं पहले कौन ख़त्म करता है। मतलब यहाँ कोई रेस चल रही है। और ये भी याद रहे कि ये 8 मेंबर बेंच था जिसमें अगेन जिन्होंने डाइसेंटिंग व्यूज़ लिखे हैं, ना अतहर मिनल्ला साहब जस्टिस मौजूद थे, ना जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, ना जस्टिस याहिया अफरीदी साहब थे। तो कंपाइलेशन ऑफ जजेस का जो मामला है वो अभी तक श्राउडेड इन कंट्रोवर्सी है। अब ये वक्त जो मिल गया है, आसानी से वक्त दे भी दिया गया, बड़ा हार्मनी जो एक्ट में तो शायद नहीं है, लेकिन आज 2 इदारों में और पार्लियामेंट में तो नज़र आ रही है। तो क्या पस पर्दा ये भी कोई स्टेप बैक हो रहे हैं, कोई टेम्परेचर्स लो हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जाहिर है असद कैसर साहब और परवेज़ खटक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा हैं, मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं। सुबह वो किसी नामालूम जगह पर गए किसी से मिलने, उसके बाद उनका कोई पता नहीं चल सका है। अब उनको आया उठा लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ऑफ कोर्स इंसानी हुकूक की जो हमें खिलाफ वर्जियों पर बार बार जो डिक्टेट करते हैं, वो ज़रा अपना भी हाल मुलाज़ा फरमाएँ कि उन्होंने क्या किया है लोगों के साथ। आफिया सिद्दीकी बीइंग द टॉप केस, उसके बाद अबू ग़ुरैब प्रिजन सबके सामने है और अफ़गानिस्तान में जिस तरह से काम हुआ वो भी सबके सामने है और बरतानिया भी इसका हिस्सा रहा है एज़ नेटो पावर। तो ये तमाम तर चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, लेकिन जाहिर है किसी की भी इंसान की खिलाफ वर्जी हम अलाउ नहीं करेंगे। एक ब्लैकआउट, एक क्रैकडाउन तो शुरू हो गया, आगे किस मोड पे लेके जाएगा देखा जाएगा। लेकिन जहांगीर तरीन साहब बड़े मुतहरक नज़र आ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी कल सियासत की ब्रेक ले लिया है और गुलाम सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करेंगे। गुलाम सरवर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो जो अनफॉर्चुनेट टर्न ऑफ इवेंट्स हैं वो तो आपके सामने हैं, आपने पहले प्रेडिक्ट भी कर दिए थे सरवर साहब। ये फरमा दीजिएगा कि अब आपको क्या नज़र आता है इनका जो फ्यूचर है इस पार्टी का, स्पेशली असद कैसर साहब, खटक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब अब तक तहवील में हैं। मुलाकात ठीक है, हो गई है, तो फवाद चौधरी साहब का इस वक्त क्या प्लान है या उनका प्लान है भी या नहीं सरवर साहब? मेरा ख्याल है कि फवाद चौधरी का इस वक्त कोई प्लान जो है वो नहीं है। एक बात मैं ये ज़रूर करना चाहता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ह्यूमन राइट्स के हवाले से आवाज़ उठाई है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जो है इज़राइल कर रहा हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इंडिया कर रहा हो या किसी भी मुल्क में, मैं हमेशा अप्रस्त तबका जो है या विक्टिम जो हैं उनके साथ खड़ा हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इस सूरत हाल से 2 4 क्यों हुए हैं।
और मैंने बार बार उस वक़्त कहा जब खान साहब पीक पे थे, और जिस मीटिंग में मैंने कहा कि हम पे मुश्किल वक़्त आने वाला है और जो रवैये जो रवश हमने इख्तियार की हुई है, इसका रास्ता जो है जेलों की तरफ जाता है और चंद महीनों में हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। वट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, और हम सब जो हैं जेलों में होंगे। ये बात तो मैंने की थी, और उस वक़्त मैंने सिर्फ उनसे ये नहीं कहा था कि मुझे कुछ बना दो, क्योंकि मैं तो गवर्नर था और मैं तो बार बार कहता था कि मैं इस ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है, जो डिलीवरी है पंजाब गवर्नमेंट की, या जो करप्शन है, उससे मैं बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ में हूँ और उस गवर्नेंस को मैं पसंद नहीं करता। तो मैंने सिर्फ इन लीडरशिप से ये कहता था कि खुदा के लिए जो चीज़ें गलत कर रहे हैं, लीडर लीडर होता है, लीडर पे तनकीद करना, लीडर से डिसएग्री करना, लीडर के सामने सच बोलना कि हालात ख़राब हो रहे हैं, तो ये कोई डिसलॉयल्टी नहीं होती। लेकिन उस वक़्त ये सब लोग जो थे, जब खान साहब मौजूद नहीं होते थे तो उन पे तनकीद करते थे, उनकी बातों से डिसएग्री करते थे, लेकिन उनके सामने आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं थे। और उसके बाद क्या हुआ कि एक साल इन्होंने एक स्मीयर कैंपेन, एंटी आर्मी कैंपेन जो है चलाई। वो न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुल्क के बाहर भी कैंपेन जो है वो चलाई गई। और मुझे बड़ा दुख होता था, तकलीफ़ होती थी जब जो इंडियन हमारे तल्लक वाले हैं, हमारे दोस्त हैं, उनसे बात होती थी। वो कहते थे कि जो नुकसान हम पाकिस्तानी अफवाज को 75 सालों में नहीं पहुंचा सके, वो आपके अपने पाकिस्तानी जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो अब लोगों के जज्बात भड़काए गए, उनको एंटी आर्मी एक स्लोगन दिया गया, और जिसके नतीजे में बदकिस्मती से 9 तारीख का वाक़या जो है हुआ। अब मुझसे भी लोग बहुत से सवाल करते हैं कि आर्मी कोर्ट्स जो हैं बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। असल जो बुनियाद है, जो जड़ है हमारे मुल्क की बुराइयों की, वो ये है कि हमारी अदलिया जो है, या हमारी जो प्रोसिक्यूशन जो है, या हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, वो ज़ीरो है। इस सिस्टम में किसी को सज़ा जो है वो नहीं मिलती है। आप डेली सैकड़ों केसेस सुनते हैं कि फ़लाँ बच्ची का रेप हो गया, फ़लाँ जो है पे तेज़ाब डाल दिया गया, फ़लाँ के कर डाका पड़ गया, फ़लाँ को ये हो गया, लेकिन आप कभी नहीं अदालतों से सुनते कि उसको इतनी सज़ा हुई है। तो अब हम समझते हैं कि जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं उनको कैफ़रे किरदार तक जो है वो पहुँचाना चाहिए, उनको सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए, ताकि कोई भी किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या जो है दोबारा पाकिस्तान में रूनुमा ना हो। चौधरी सरवर साहब, ये फरमा दीजिएगा, ये जो प्लान है, चले ये तो आज जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, आज हमने परवेज़ इलाही साहब की भी गिरफ्तारी देखी है। अब इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर उनके ऊपर करप्शन चार्जेस हैं। अहमद खान भट्टी जो उनके, मोहम्मद खान भट्टी साहब उनके तहवील में हैं, वो फर बता चुके हैं, उनके खिलाफ बड़े ठोस मुकदमात हैं। नज़र तो यही आता है, तासुर तो यही आता है, खैर ठोस मुकदमात तो इमरान खान साहब के खिलाफ भी हैं। लेकिन आपको क्या लगता है आज जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, इस पर सवालात उठाने चाहिए? देखें, बात यह है कि कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, कानून सब के लिए बराबर जो है होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो 4 साल या 4.5 साल की जो हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें बेपुनाह करप्शन जो है वो हुई है। 2013 में जब मैं नून का गवर्नर बना था तो उस वक्त भी इसमें कोई शक नहीं कि 10-15% जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, जो सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं या सीवरेज सिस्टम होता है, तो उसमें 10-15% कमीशन चलता था। और बदकिस्मती से नए पाकिस्तान में उसका जो शरह है, जो किकबैक्स की और करप्शन की, वो शरह जो है वो 50% तक जो है वो पहुँच गए। तो बहुत सीरियस किस्म के इल्ज़ामात हैं। लेकिन मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि एवरीबडी इज़ इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो मैं समझता हूँ कि किसी को विक्टिमाइज जो है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन
हर जो अगर कोई किसी ने जुर्म किया है तो उसकी इंक्वायरी जो है वो ज़रूर जो है अदारों को करनी चाहिए। लेकिन सर अगर कोई पकड़ में ही नहीं आ रहा, कोई पेश ही नहीं हो रहा, कोई शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा, जिसके घर पे छापे मारे जा रहे हैं, कभी गेट तोड़े जा रहे हैं, कभी उनके लिए सर्च वारंट लेके जाते हैं ज़हूर इलाही रोड पे उनका घर है वहाँ पर, और जाहिर है उनके भाई भी वहीं रहते हैं। आपको पता है कि पूरी फैमिली एक तरह से एक ही कंपाउंड शेयर करती है, एक ही गेट शेयर करती है, भरे घर अलहदा बने हैं, लेकिन एक पूरा जाहिर है एक प्राइवेसी तो ज़रूर मुतासर हुई है। और चौधरी शुजात साहब का जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो परवेज़ इलाही साहब की पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे, वो जाहिर है इनके फ्यूचर जनरेशन शुजात साहब की और परवेज़ इलाही साहब की भी अपने आपस में जाहिर है आपस में जो भी है वो अपने माँ बाप की इतनी तो नहीं सुनते होंगे, लेकिन उनकी भी अपनी कुछ हैं अचीवमेंट्स उन्होंने करनी है, कुछ उनके भी फ्यूचर गोल्स हैं। तो इस पूरी प्रोसेस में आपको क्या लगता है परवेज़ इलाही साहब की से क्या गलती हो गई है, और ये जिस तरह से मुतासर हुआ है पूरा पॉलिटिकल सेटअप, एक शेकिंग हुई है, इसमें एक्चुअल कसूर किसका है? क्योंकि काफ लीग तो वहीं रही जहां रहना था, लेकिन परवेज़ इलाही साहब और मोनिस साहब इस तरफ आ गया, तो वो जहाज साहब भी वापस आ गए हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब और मोनिस साहब अभी भी ट्वीट कर रहे हैं कि वो साथ खड़े हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतनी दिल में जगह कैसे पैदा हुई है? देखिए, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ परवेज़ इलाही साहब जब स्पीकर थे पंजाब असम्बली के, तो वो बुज़दार की गवर्नेंस के सबसे बड़े क्रिटिक थे, और फिर पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि इमरान खान साहब ने जो है वो मुनस अलाई को जो है वो वजारत नहीं दी। वो कहते थे कि मैं सालिक हुसैन को वजारत देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुनस अलाई के ख़िलाफ़ चूँकि चार्जेस हैं करप्शन के नेब में, तो उसको मैं जो है वजारत जो है वो नहीं दूंगा। तो मेरा भी जो आर्गूमेंट हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो मैंने भी उनसे उस वक़्त यही अर्ज़ की थी कि हमारे जो प्रोविंशियल असम्बली है उसमें हमारे 184 जो हैं मेंबर्स प्रोविंशियल असम्बली हैं, और हमें सिर्फ 186 जो हैं मेंबर्स की हमायत दरकार है चीफ़ मिनिस्टर बनने के लिए। तो हमें 10 सीटों वाले को चीफ़ मिनिस्टर जो है शिप नहीं ऑफ़र जो है वो नहीं करनी चाहिए। बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे लफ्ज़ से खान साहब आप तो कहते हैं कि मैं कभी किसी की ब्लैकमेल में नहीं आऊँगा, तो अब तो मुझे लगता है कि आप ब्लैकमेल में आ गए। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में कुछ सच जो है वो सुनना नहीं चाहता, और उसके नतायज फिर जो हैं आज देख लें कि वो तहरीक इंसाफ भी भुगत रही है। अब मामला ये है कि हमारा अब आसान मसला पैदा हो गया है कि हम हर बात को जो विक्टिमाइजेशन भी नहीं है, एक इंक्वायरी है, हम उस इंक्वायरी को भी विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। तो देखें, आज से पहले जब नैब की तरामीम नहीं आई थी, तो उस वक़्त तो नैब पकड़ के किसी बंदे को 2 साल भी रख सकती थी, 1 साल भी रख सकती थी, जो कि मैं समझता हूँ कि कन्विक्शन के बगैर किसी को इतने लंबे अरसे के लिए हिरासत में लेना जो है बुनियादी तौर पर ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़। तो अब तो वहाँ पर सिर्फ 14 दिन कर दिए हैं, हालांकि वाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए कम अज़ कम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि किसी भी शख्स को 60 डेज से ज़्यादा जो है तफ्तीश के लिए हिरासत में, चाहे वो नैब है, FIA है या कोई भी अदारा है, इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अब तो बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो गई है तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं या जिनके करप्शन के चार्जेस हैं, कि नैब जो है 14 दिन से ज़्यादा वो अपनी तहवील में नहीं रख सकता। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को वॉलंटरली अपने आप को तफ्तीश के लिए पेश होना चाहिए, और पाकिस्तान का जो जुडिशरी सिस्टम है वो इतना रॉटन है कि किसी बड़े आदमी को सज़ा का जो है ना आज तक पहले हुई है, ना मुझे नज़र आता है कि इस प्रेजेंट सिस्टम में आइंदा होगी, क्योंकि ये रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है हमें। प्रोसिक्यूशन नाम की पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं है। पुलिस जिसने इन्वेस्टिगेशन करनी है उनकी क्रेडिबिलिटी पे ख़ुद सवालात हैं। अदालतें जो हैं वो ज़्यादा पॉलिटिकल फ़ैसले जो हैं सुओ मोटो लाने में और पॉलिटिकल फ़ैसले करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और जो लोग 10-10 साल से अपने केसेस का इंतज़ार कर रहे हैं उनकी इंसाफ में सुनवाई जो है वो नहीं हो रही है। तो इसीलिए मैंने पार्टी में सबसे पहला जो फ़ैसला किया है वो ये किया है कि मैंने एक लीगल रिफॉर्म्स कमेटी बनाई है जो हमें रिकमेंडेशन देगी कि हमने पुलिस में क्या रिफॉर्म्स लेके आनी है, हमने प्रोसिक्यूशन को
किस तरह से मजबूत जो है करना है, इसलिए कि जो मर्जी हो जाए कोर्ट उस वक्त किसी को सज़ा दे सकती है जब किसी मुल्ज़म के ख़िलाफ़ जो एविडेंस है वो स्टैकअप हो जाए। तो माशाल्लाह और ये भी एक मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ना टैलेंट की कमी है, ना एक्सपर्टीज़ की कमी है, ना इंटेलेक्चुअल्स की कमी है। तो माशाल्लाह मैंने कमेटी बनाई है, तो उसमें डॉक्टर ठाकर साहब जो हैं उसके जो है उसको लीड कर रहे हैं। और माशाल्लाह हमारी कमेटी में पीएचडी इन क्रिमिनोलॉजी मौजूद हैं, हमारी कमेटी में पीएचडी इन लॉ मौजूद हैं, हमारी कमेटी में पीएचडी इन शरिया मौजूद हैं, और उसमें मुल्क के तमाम हिस्सों से लोग जो हैं एक्सपर्ट हैं वो शामिल हैं। और इंशाअल्लाह हम ज़रूर एक प्रोग्राम देंगे कि पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम जो है वो चाहे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, सिविल जस्टिस सिस्टम है, उसको किस तरीके से सही रास्ते पे चलाया जा सकता है। ठीक है चौधरी साहब, ये बड़े अच्छी आपने एक कमेटी बनाई है, आई होप कि इट विल परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। लेकिन ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि अब थोड़े से पॉलिटिकल मामला पे आ जाते हैं, फिरदौस आशिका अवान साहिबा जहांगीर तरीन साहब से मिल रही हैं, उसके बाद आप तनवीर इलियास साहब से मिले हैं, चौधरी शुजात साहब, अब ये आप भी बहुत सारी मुलाकातें कर रहे हैं, तो ये क्या आपने फ्रेमवर्क रखा है कि पीटीआई के कौन से अरकान को आपने शामिल करना है, और क्या ये जो, क्योंकि कल जो फवाद चौधरी साहब नाम ले रहे थे उनमें से तो कुछ वांटेड हैं अभी बाय पुलिस, जिनका कोई नामो निशान अभी है नहीं, जैसे हमाद अजहर साहब हैं, तरकई साहब हैं, और भी ऐसे लोग हैं, अफराद हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है एज सस्पेक्ट्स, तो अभी तो उनको भी पकड़ा भी नहीं गया है, तो वो उनको बुला रहे हैं उस पार्टी में जो कि ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं एज क्रिमिनल्स, या जिन्होंने कम से कम 9 मई के सानिहात में मुलव्वस होने का कम से कम कुछ शवाहिद मौजूद है। दूसरी तरफ आप भी मुलाकात करें, तो आप किस तरह से छांटी करेंगे कि कौन से लोग आपको लेने हैं, कौन से नहीं, और क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब भी एक्टिवली अपने पार्टी में भी लोगों को ले रहे हैं। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, और मैं आपके प्रोग्राम को हमेशा जो है बड़े गौर से सुनता हूँ, और माशाल्लाह मैंने देखा है कि आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत ही बैलेंस्ड प्रोग्राम जो है वो आप करती हैं, एंड रियली आई अप्रिशिएट इट। देखें, बात ये है कि मैं जब आया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, तो उस वक़्त आपको मालूम है कि हमारे 10 एमपीए थे, वो सारे के सारे छोड़कर तहरीक इंसाफ में चले गए थे। पार्टी के बाकी लीडर भी जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब के साथ चले गए थे। लेकिन चूँकि मैं जनाब चौधरी शुजात साहब को समझता हूँ कि एक वो दयानतदार सियासतदान हैं और उन्होंने हमेशा रवादारी की सियासत की है, तो मैं अपनी पार्टी जो है मनाना चाहता था, इसलिए कि मैंने जितने भी लोगों से, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाले हैं, जिनसे भी मैंने मशावरत की, उन्होंने कहा कि या आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या क्विट कर दें पॉलिटिक्स को, या अपनी बनाएं सियासी जमात, ताकि आप अपने तरीके से, जिस तरीके से यूरोप में जमहूरी पार्टियां हैं वहाँ पर जो है कल्ट पॉलिटिक्स नहीं है, तो उस तरह की एक सियासी जमात बनाएं। तो चौधरी शुजात साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा आप नई सियासी जमात रजिस्टर कराएंगे, ये बनी बनाई जमात है और आपको मैं फुल जो है पावर्स दूंगा, तो आप इस पर काम करें। तो मेरा इस पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइज़र और पंजाब के सदर बनने के बाद मैंने इलेक्टेबल को सबसे कम टारगेट किया है। मैंने रैंक एंड फाइल जो लोग हैं, चाहे वो वकला बरादरी है, चाहे वो हमारे फार्मर्स हैं, किसान हैं, चाहे वो हमारे नौजवान हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, इन सब को मैंने जो है ज़्यादा टारगेट किया है, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि मैंने कम से कम 10 सालों में तमाम लोग इस बात को तस्लीम करेंगे कि मैंने हमेशा जो पार्टी का वर्कर है, जो पार्टी का कारकुन है, उनको इज़्ज़त दी है। और दूसरी पार्टियों में पार्टी वर्कर्स जो है उनका काम दरियाँ बिछाना, उनका काम जो है नारे लगाना, उनका काम जेलों में जाना, और उनका इक़्तिदार में या डिस्कशन में या पार्टी मामलात को चलाने में कोई हिस्सा नहीं होता। तो एक तो मैं वो पार्टी बनाना चाहता हूँ कि जो डेमोक्रेटिक हो, वो पार्टी बनाना चाहता हूँ जिसमें पार्टी का लीडर जो है वो अक्ल कुल अपने आप को ना समझे, पार्टी के लोगों को साथ लेके चले। तो इसी बुनियाद पे मेरे साथ जो लोग शामिल हो रहे हैं, चूँकि मीडिया में जो 1000 ख़ानदान है पाकिस्तान में, जिसने जब से पाकिस्तान बना है वो पाकिस्तान की सियासत पे भी काबिज़ हैं, पाकिस्तान की मईशत के भी काबिज़ हैं, तो मीडिया में हेडलाइंस उनकी बनती हैं।
तो मैं उन हेडलाइंस की तरफ नहीं गया, लेकिन हज़ारों लोग, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि डेली हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि आपकी जो विजन है, आपकी जो आइडियोलॉजी है, हम आपके साथ मुत्तफिक हैं, और मैं इस पार्टी को मुतवस्सत दर्जे की एक पार्टी इनमें है कुछ नए चेहरे होंगे सर जिन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा होगा, या आपको एक्सपीरियंस लेंगे? से कहता हूं कि अगर 8-10 इलेक्टेबल को मैं कल शामिल करना हो तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं उनकी बैकग्राउंड देखूंगा। मैं अगर उस करप्शन में इन्वॉल्व हैं तो मैं ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल जो है नहीं करूंगा। मैं क्वालिटी पे जाऊंगा, क्वांटिटी पे नहीं जाऊंगा। ठीक है सर, ये बता दीजिएगा क्योंकि इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है सर साहब, ये फरमा दीजिएगा कि इसके ऊपर आप क्या समझते हैं? इलेक्शन इस साल आपको नजर आ रहे हैं होते हुए, और फिर जहांगीर खान तरीन साहब जो लोगों को रख रहे हैं, और ये भी बता दीजिएगा सर जिन लोगों को आप, अगर जो नॉन फेस है, जो हेडलाइन वाले नाम है, अगर आप चले उन्हीं की बात कर लें, क्या ये कोई ट्रांजिट स्टे होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, इससे पहले कि वो वापस नून लीग में जाएं या वापस पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करें, क्योंकि अभी वक्त उनके लिए सही नहीं है? PMLN वाले जो है, आपको पता है, वो कह रहे हैं दलाल चौधरी साहब के हमारे पास तो लोग लटके हुए हैं बसों की खिड़कियों से और दरवाजों से, हमारे पास इतने लोग हैं तो हमें तो किसी को लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे जो लोग रह जाएंगे, ये आपकी पार्टी में जाएंगे, तरीन साहब की पार्टी में जाएंगे, तो ये कैसा फेस ऑफ नजर आता है आपको कि क्या जीत के क्या स्टैंडर्ड्स होंगे और सीट एडजस्टमेंट कितना प्लेन सबसे पहले तो जी मैं ये कहना चाहता हूं कि आज मैं सारा दिन मैंने KPK में गुजारा है, और वहाँ पर औरंगज़ेब मेहमन जो कि आल पार्टी मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे बलूचिस्तान के, और आतिफा सरवर जो कि वुमेन विंग की प्रेसिडेंट थी, वो अपने तमाम साथियों के साथ, अपनी तमाम उनकी जो तंजीमें हैं बलूचिस्तान में, उनको उन्होंने हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग में ज़म कर दिया है। और ये जमात जो है, इसके कम से कम 8-10 हज़ार जो हैं KPK में इनकी मेंबरशिप है। उसके अलावा और बहुत से लोगों से मेरी मीटिंग जो है आज हुई है, और इंशाल्लाह आप देखेंगी कि वो साफ़ सुथरे लोग होंगे, उनका माजी बेदाग होगा, उन पे करप्शन के कोई चार्जेस नहीं होंगे। इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा से बहुत से लोग जो हैं हमारे साथ जो हैं वो सर पाकिस्तान से ही ढूंढ रहे हैं ना लोग, कहीं और से तो नहीं ढूंढ रहे। जो है, ये जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया है पाकिस्तान से ही ढूंढ रहे हैं ना सर। देखिए ऐसी बात तो नहीं है कि सियासत में सारे लोग कैसे होंगे, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम को बिल्कुल पता है कि उनका कौन सा MNA MPA जो है वो उसने अपनी जेबें भरी हैं, सियासत को तिजारत बनाया है। तो हमारा तो डिवाइडिंग लाइन ही इस वक्त पाकिस्तान में ये होगी कि आप उन लोगों को वोट दें जिनके खिलाफ कोई करप्शन के चार्जेस जो हैं नहीं हैं, जिन्होंने सियासत को तिजारत में बनाया हुआ है, उनको रिजेक्ट कर दें। ठीक है सर, ये ट्रांजिट स्टे का बता दीजिएगा, ट्रांजिट स्टे तो नहीं बन जाएगी मुस्लिम लीग है तो उसको भी वोट ना दें। हैं जी, ट्रांजिट स्टे के ऊपर आ जाए सर। ट्रांजिट स्टे तो नहीं बन जाएगी आपकी पार्टी? इससे पहले कि पीपल्स पार्टी में ट्रैवल करें, वो पहले आपके पास आए, फिर थोड़े दिन बाद वहां चले जाएं। देखें जी, मैं समझता हूं कि जब हम लोगों को बड़ी एहतियात के साथ इंटरव्यू करने के बाद, उसकी शोहरत देखने के बाद, जो लोग आइडियालॉजी में आपके साथ, नज़रियात की बुनियाद पर आपके साथ आते हैं, तो फिर वो आपका साथ जो है वो नहीं छोड़ते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि साहब आपसे मैं बड़ी मुश्किल से आपसे खबर नहीं निकल रही सर। खबर निकालें, कोई एक नाम बताएं जो इसको आप शामिल करा रहे हैं, जब हमारी भी कोई हेडलाइन बन जाए सर। देखिए इंशाल्लाह मैं आपको ये बता दूं कि इंशाल्लाह साउथ पंजाब से बहुत अहम लोग जो हैं इंशाल्लाह हमारे साथ बहुत जल्द जो है वो जो है शमूलियत इख्तियार करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से भी करेंगे, बलूचिस्तान में हमारे साथ माशाल्लाह। थैंक यू सर, आई एम आउट ऑफ टाइम। बिल्कुल सर, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू चौधरी साहब, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा एक्सटेंस भी दिया। खबर आपने नहीं दी, लेकिन चलें, अगर हम साउथ पंजाब में एक किसी सरप्राइज के मुतवक्के हैं, यहाँ पर वक्फा लेने जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू गूंज। अभी खबर आ रही है कि परवेज खटक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या उन्होंने गुफ्तगू की है, हमें टिकट्स के फॉर्म में मौसूल हुए हैं, और यही बात है कि उन्होंने पार्टी का ओहदा छोड़ दिया है। पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी का ओहदा छोड़ दिया है। असद कैसर साहब और परवेज खटक साहब आज सुबह किसी नामालूम जगह से उनका फिर ताल्लुक मुनक़ता हो गया घर से। अब थोड़ी देर बाद अब ये नमूदार हुए हैं खटक साहब, तो उन्होंने ये कह दिया है कि वो पार्टी का ओहदा छोड़ रहे हैं।
पार्टी छोड़ने की बात नहीं की है। असद कैसर साहब से अभी भी कोई नहीं सुनाई दे रही उनकी आवाज़, लेकिन आ जाएगी। और ये ओहदा छोड़ने वाले जाहिर है फिर पीटीआई में रहेंगे और पीटीआई को हेड भी करेंगे। हो सकता है कि फवाद चौधरी साहब के साथ इनका भी प्लान हो, तो ओहदा छोड़ने से तो यही समझ आता है। लेकिन इस पर मजीद बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं। सलाउद्दीन अहमद साहब मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बता दीजिएगा सर, आज अचानक से हमने देखा है कि एक मूड में कुछ बेहतरी आई है, कुछ पार्लियामेंट भी पीछे हटी है, कुछ अदलिया में भी कुछ नरम रवैया अपनाया गया है। आज मंसूर अवान साहब पेश हुए, समाअत थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 की, फिर वो इनडेफिनेटली एडजर्न भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा जी हार्मोनाइज नहीं हो रहा तो हम तरह डिसहार्मनी को ख़त्म करने के लिए कुछ मुद्दत दे दी जाए, तो उनको दे दी गई है। और लेकिन वो वापस नहीं की उन्होंने, कि स्टे तो उनका वैसे का वैसे रहेगा, और उनको वापस नहीं की रिव्यू के लिए। कह रहे हैं आप भी अपनी हार्मनी की कोशिश करें, हम भी हार्मनी की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। सर पस पर्दा को मामला तय हुए हैं? देखिए, आज जब अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए थे तो उन्होंने कहा कि हम रिकग्नाइज करते हैं कि शायद कोई जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सस्पेंड कर दिया था, और दूसरा जो अब उसके बाद जो एक रिव्यू का कानून आया है, उन्होंने कहा कि इनमें कुछ ओवरलैप है। और जी बिल्कुल, जो रिव्यू एक्ट है तो उसमें उन्होंने कहा इन दोनों कवानीन में थोड़ा सा ओवरलैप है, तो हम इस पे गौर कर रहे हैं कि आया इसको किसी तरमीम की जरूरत है या इनको कोई हार्मोनाइज करने की जरूरत है। तो उस पे चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि अगर ऐसी बात है तो बड़ी अच्छी एक बड़ा अच्छा इकदाम होगा, और इसमें अगर आप कोई नई कानून साजी करना चाहते हैं, कोई तरामीम लाना चाहते हैं, तो ये आपकी चॉइस है कि आप अदलिया से भी इस मामले में मशावरत करें। बहरहाल हम आपको कोई डायरेक्ट कोई इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस नहीं दे रहे, मगर आप इस पे गौर करें। तो उसके बाद अटर्नी उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मामले को आज फिर प्रोसीड नहीं करते, अपना कुछ मौका देते हैं कि कोई एक सलूशन निकल आए। तो इसलिए फिर आज केस मुलतवी हुआ, और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये फिर हम अगले हफ्ते सुनते हैं। तो उससे लगता यही है कि कुछ टेम्परेचर्स रिड्यूस हुए हैं, क्योंकि इसमें जुडिशरी ने भी एक माजी में मेरी राय में एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ली थी, और फिर उसका एक रद्द अमल पार्लियामेंट और गवर्नमेंट के अरकान का भी सामने आया था, तो जिसमें फिर तीनों इदारे जो हैं वो एक तसादुम की सिचुएशन में पहुंच गए थे। मगर अच्छी बात है कि अगर कुछ मामलात टेम्परेचर्स लोअर हों और कुछ मामलात बगैर कन्फ्रंटेशन के रिजॉल्व हो सकें। सर वो जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के हवाले से भी कुछ पेशरफ नजर आ रही है, उनके केसेस के हवाले से, फिर उस पर ये थोड़ी सी लचक यहाँ पर भी नजर आ रही है, तो इसकी क्या वजूहात आपको नजर आती हैं? मगर वो बेंच का हिस्सा तो रहे हैं, और आज भी आपने बेंच की अगर तश्कील मुलाहिजा की हो तो उनमें अगेन वो जजेस नहीं है जिन्होंने डिसेंटिंग नोट्स दिए थे, वही 8 मेंबर बेंच है जिसका एक्सपेक्टेड है कि रिएक्शन और फैसला क्या होगा, लाइक माइंडेड। जी, वो इस बेंच में तो शामिल थे, मगर ये बेंच पहले आई थिंक महीना डेढ़ महीना पहले तश्कील दिया गया था। तो अब बहरहाल इसी वजह से हुकूमत ने भी और पीएमएल नून ने भी दरखास्तें दायर की थी कि ये मामला जो है फुल कोर्ट में सुना जाए। तो उस पे भी आज कुछ बात हुई थी कि ये फुल कोर्ट की दरखास्त की जो समाअत है वो जारी रखी जाए। तो उस पे चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि अगर जो ये दोनों कवानीन है उसमें कोई तरामीम की कोई गुंजाइश है या सूरत कोई नजर आ रही है, तो फिर बिला वजह अब इस फुल कोर्ट के मामले को भी हम क्यों सुने, एक बिल्कुल वैक्यूम में बात हो जाएगी। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने फरमाया कि शायद एक ये फिर एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी हो जाएगी अगर कोई वन स्टेप बैक लिया जा रहा है शायद दोनों तरफ से। तो उस सिनेरियो में उन्होंने कहा कि फिर अब ये फुल कोर्ट की भी दरखास्त जो है
ये भी फिर हम बाद में देखते हैं, जब ये नेक्स्ट हियरिंग है फिर उसमें देखते हैं कि उसकी जरूरत है या नहीं है। बहरहाल जो PMLN और गवर्नमेंट का जो मौकफ था वो तो यही था और अभी तक बरकरार है कि इसमें फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। सर ये बताइएगा, जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से ये बात हुई कि पहले उनको रोस्टर में डाला ही नहीं जा रहा, उनको किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा, फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ऑन रिकॉर्ड है वो कह रहे हैं कि जी मैं तो उस मतलब उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पे बिल्कुल पाबंद हूं और मुझे लगता है यही तरीका होना चाहिए, इसलिए मैं हिस्सा नहीं बन रहा। तो क्या अब उनकी तकर्री तक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो मुद्दत खत्म होगी तब तक क्या जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब नहीं आएंगे कोर्ट में? एक हफ्ता तो चले और मजीद ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए जो मुलतवी हुआ है केस, तो क्या होगा सर? बिकॉज जस्टिस काजी फाइज ईसा को तो उसको ठीक समझ रहे हैं जिसको अभी तक ठीक किया जा रहा है, जिस लॉ को या जिस एक्ट को। एक चीज तो ये है कि अब 15 जून से सुप्रीम कोर्ट की वैसे ही वेकेशंस हो जाएंगी, तो वो तो 3 महीने तक वैसे ही फिर कोर्ट वेकेशंस पे होगी। तो आई डोंट थिंक ये इशू इतना कोई इम्पोर्टेंट अभी फिलहाल इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर बहरहाल इसको रिजॉल्व तो होना है कि आया वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है आया वो आईनी है या गैर आईनी है। अगर गवर्नमेंट कोई तरामीम करती है तो फिर एक कम्प्लीटली नया सिनारियो हो जाएगा। अगर इसमें फुल कोर्ट जो गवर्नमेंट की जो रिक्वेस्ट है अगर वो मानी जाती है, फुल कोर्ट तश्कील दी जाती है, तो फिर उसमें वो एक अलग फिर उस पर आर्ग्यूमेंट्स होंगी। तो अभी वो वाला जो मामला है, बहरहाल काजी साहब का एक अपना स्टांस है जिसपे वो बरकरार हैं। कुछ खबरें ये भी हैं कि कुछ और जो जज साहिबान हैं वो भी जहां तक 184(3) के मामलात हैं उसमें वो समझते हैं कि ये कमेटी ही होनी चाहिए। तो अभी आई थिंक सुप्रीम कोर्ट के जो दोनों जो राय रखने वाले जो जज साहिबान हैं उनमें एक दोबारा इन सारे मामलात को कंसिडर करने की एक सिचुएशन पेश आई है। तो मैं समझता हूँ पीपल आर रिकंसिडरिंग देयर स्टांस। एक जो इतनी कॉन्फ्रंटेशन की सूरत हाल आ गई थी वो मैं समझता हूँ वो लोग गवर्नमेंट की तरफ। ठीक है सलाउद्दीन साहब, वेरी क्विकली जरा इस पे आ जाइएगा। ये जो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी है इस पर ये बात हो रही है कि एक तो ये सब समझा दीजिएगा क्योंकि आप भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को भी करीब से देखते हैं आप। एक तो ये समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई होना चाहिए, दूसरा ये कि ये जो हमें बताया जाता है कि पहले इनको हाई कोर्ट में अपील का टाइम इनके पास हक होगा और सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक होगा। दूसरी तरफ हम आर्मी एक्ट में देखते हैं तो शायद वहां पे कोई मेजर या ब्रिगेडियर अपील सुनने का हक रखते हैं। तो ये जरा वाजे कर दीजिएगा सर कि ये क्या वाकई अपील हो सकता है लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में? कि पहले तो आई जस्ट क्लैरिफाई हाई कोर्ट बार नॉट सुप्रीम कोर्ट बार, पर बहरहाल जो आर्मी एक्ट में जो सिविलियंस को ट्राई करने वाली प्रोविजन है वो रिलेट करती है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट से। तो अब मैं समझता हूं कि जो ये जलाओ गिराओ जो भी अटैक्स थे, मेरी राय में वो आर्मी एक्ट में ट्राई नहीं हो सकते। इस मुल्क में लोग दिलों से उतर जाते हैं, डॉलर अपने रविश से नीचे उतर जाता है, ऊपर की जगह नीचे आ जाता है, स्टॉक मार्केट नीचे की जगह ऊपर जाने लगती है। इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, इस मुल्क में कोई भी चीज़ फाइनल नहीं है और कोई भी चीज़ हतमी तौर पर कही नहीं जा सकती कि ये नहीं हो सकता या ये हो सकता है। इस मुल्क में सब कुछ हो सकता है। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे।